नहीं किया था, ये पूछो। नो सर। किसी ने ट्राई नहीं किया था? सर थर्ड किया था। थर्ड तो मैंने बना दिया था। सर मैंने ट्राई किया था। फिर क्या हुआ रिजल्ट उसका? सर आया आंसर। आ गया, सही आया ना? यस सर। चलो गुड। आया तो बात तो पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? ऑन डिवाइडिंग, ये एक पॉलिनोमियल है, मान लो px मान लिया इसे। px इज अ पॉलिनोमियल, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है ना। ऑन डिवाइडिंग दिस बाई अ पॉलिनोमियल gx, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं एक और पॉलिनोमियल से जिसका नाम क्या दे रखा है, gx। क्वोशिएंट दे रखा है आपको, उसको qx मान लो, वो दे रखा है x माइनस 2 है ना, फिर x माइनस 2 है, रिमाइंडर भी दे रखा है माइनस ऑफ 2x प्लस 4। तो gx क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर, क्वेश्चन दिया, रिमाइंडर Yes, sir. दिया, हम लोग को डिवीजर फाइंड करना है। तो बस अब यहाँ से तो बस लगा लिया फॉर्मूला। px क्या होगा, gx इंटू qx प्लस rx, यही होगा। तो px की वैल्यू Yes, रख दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू gx इंटू qx क्या है आपका, x माइनस 2, और rx क्या है, प्लस 4 माइनस 2x है ना, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ से सर वो gx, लास्ट में आर एक्स लिखे, वो मल्टीप्लाई की एडिशन है? नहीं ऐड है ना ये, प्लस अच्छा ठीक है। gx इंटू qx, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, सॉरी x का क्यूब, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2x, ये क्या आ जाएगा आपका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x प्लस 2x क्या हो जाएगा आपका, 3x माइनस 2। तो यहाँ से gx आपका फाइनली क्या आता है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये नॉर्मल डिवीजन है, आप करते आ रहे हो, उसको कर सकते हो, यहाँ से ऐसे कर दिया, x माइनस 2 हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x स्क्वायर से जाएगा, ये हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, फिर क्या आया, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस ये माइनस, खत्म, आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देख लो ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है, यही है आपका gx है ना, यही gx है, ठीक है, यही आया ना। देखो आपको करना क्या था, px बाई qx, आप यही कर रहे हो, ये क्या है px और ये क्या था qx, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, gx के बराबर, ये क्या हो जाएगा gx। ये समझ में आ गया? yes यस sir. सर। इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना No डाउट? sir. चलो
नहीं है डाउट तो फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया था सभी से। गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स px qx gx and rx which satisfy the division algorithm है। ये 3 कंडीशंस दे रखे हैं। ये सभी से हो गया था, बताओ। नो सर। तो देखो ये क्या है कि ये कोई ऐसा जनरल क्वेश्चन, मतलब ये जनरल क्वेश्चन है ना, ये कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है आपसे। इसमें एग्जांपल्स देने हैं, तो आपका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। ये ऐसे होता है gx, यहाँ पे हो जाएगा px, ये हो जाएगा qx, और फाइनली जो आता है वो क्या होता है rx। तो ये कौन से पॉलिनोमियल कहाँ पर है ये आपको दिखाई दे रहा है। gx कहाँ पर है, px कहाँ पर है, rx कहाँ पर है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब इसमें से कुछ कंडीशन आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पर इसकी डिग्री जो है वो इसकी डिग्री के बराबर हो। ठीक है, यानी कि आप डिवाइड करो, लेकिन जो भी px होगा वो qx के बराबर ही आएगा। दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर वो सर। जो उधर लिखे हैं क्वेश्चन में, वो qx उस पद का लिखे हैं, देखिए qx है ये। तो ये कुछ उसके ऊपर का लिखे लिखे हैं। नहीं, वो बस हम बता रहे थे कि एरो बना हटा है। दो, ये हटा दो। ठीक है, तो सर सबका पावर तो सेम ही है, कैसे पता तुम? 1 1 1 x है सब किसने में। बोला तुम? अच्छा ये पावर इसमें अरे लिखते ये हो, ये वेरिएबल पावर नहीं नहीं है, होता। ऐसे बता। अच्छा ये हाँ याद आ गया सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तुम लोग जज्बाती हो जाते हो, है ना। ये px है, ये कुछ भी हो सकता है, इसका पावर 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं। हमें यहाँ पर अनगिनत पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, उसमें से ऐसे पॉलिनोमियल्स निकालने हैं जिनके डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझो कि तुम px को अगर, जैसे मान लो px तुम्हारा है सपोज x³ है, ठीक है, और अगर gx है तुम्हारा x, तो यहाँ से qx क्या आ जाएगा, क्या आएगा qx? बताओ। यस मैम। px अगर x³ है और gx अगर x है तो qx क्या आएगा यहाँ से? x²। x², सबका आ रहा है x²। यस सर। यस सर, एक्स स्क्वायर। यस सर। अगर gx मान लो तुम्हारा है x², तब qx क्या आएगा? एक्स। x आएगा। और अगर gx x³ है तो qx क्या आएगा? 0 सो 1। सर 1। या x⁻0। ठीक है, ये ठीक है, यस सर। x⁻0 आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, तुम यस देखो सर। px में x की पावर क्या है 3, और qx में यहाँ पर क्या है 2 1 0, यानी कि कांस्टेंट है बेसिकली, इक्वल टू 1 है। और इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1 2 3। आपसे क्या पूछा गया है कि भाई ऐसा कंडीशन बताओ जहाँ पर px और qx की पावर सेम आ जाए। तो तुम देखो px को जब भी तुम x से डिवाइड करोगे qx का पावर हमेशा px से कम ही आएगा, दिख रहा है। gx को तुम x से डिवाइड करो, x² से डिवाइड करो, x³ यानी x के किसी भी पावर से डिवाइड करते हो तो जो qx आएगा वो एट मैक्स x² तक आ सकता है ना।
एक्स स्क्वायर से ज्यादा तो नहीं आएगा, उससे कम ही आ सकता है ना, एक्स स्क्वायर या उससे कम आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। यस सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी 3 आ जाए जैसा कि यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम देखो ऐसा कुछ आना चाहिए, मतलब कि ये जो एक्स क्यूब है ये इधर होता, तो ये जो x0 है वो इधर होना चाहिए था, ठीक है, तभी तो पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, दिख रहा है। यस सर। यानी कि gx को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, है ना। gx अगर एक नंबर है 5 6 ऐसा, तब x क्यूब को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तब x का पावर जो px में है वही x का पावर qx में भी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। अगर x gx में x का पावर 0 के अलावा कुछ भी हो गया तो qx का पावर कम होता चला जाएगा, है ना। यानी तो px जो qx, है वो कांस्टेंट। हाँ qx और px का जो पावर सेम है, अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब gx में x की पावर क्या हो जाए, 0 आ जाए, ठीक है। यानी कि gx क्या आ जाए, कुछ भी कांस्टेंट आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि जैसे px को कल आपने मान देखिए लिया, ऐसा मान लिया सपोज 4x + 8 ऐसा मान लिया, तो यहाँ पर px की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 1 है x की डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, gx को मान लो, आप क्या मानोगे, 4 मान लो, ठीक है। gx को आपने 4 मान लिया, तो यहाँ से qx क्या हो जाएगा आपका, px 2 gx 2 ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 4 को बाहर ले लिया आपने, x + 2/4, ये आपका आ x + जाएगा 2 x + 2। इसका अभी डिग्री यहाँ पर x का क्या है, 1 है, x की डिग्री 1 है ना यहाँ पे, हाँ यस तो इसका मतलब कि ये सही है ना, px का पावर भी 1, qx का पावर भी 1, यानी कि ये हमारा इस कंडीशन को मैच करता है। देखो आपका कंडीशन क्या था, आपको ऊपर देखो क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx। तो इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हो वो इसमें सेटिस्फाई करेगा। आपने मान लिया होता x² + 4/4, सॉरी 4x² + 4/4, तो भी सेम आता। इस तरह से अगर आप करते हो डिवीजन, तब आपका जो px का जो डिग्री है और जो qx की डिग्री है वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर, मैं अभी क्या है ना, पहला पार्ट, तब सीधे थर्ड पार्ट में आता हूँ। क्यों आता हूँ ऐसा, देख लो, जो पहला है और जो थर्ड है वो लगभग सेम है। कैसे कि यहाँ पर rx कितना आ रहा है, 0 हाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो 0 का मतलब यस क्या हो गया, या वो क्या था, डिग्री ऑफ rx 0 लाना था, ये एक तरह से 0 आ गया। या फिर आप कुछ ऐसा एग्जांपल सोच सकते हो जहां पर मान लो px को आपने ऐसा मान लिया, सपोज जी आपने x प्लस कुछ ही मान लो, x + 5 मान लो, ठीक है, और qx नहीं, gx को भी आप मान लो x + 4 मान लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, gx, ये हो जाएगा px, ये हो जाएगा qx, यहाँ पर हो जाएगा आपका rx। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया। gx क्या था आपका, x + 4, आप डिवाइड किससे कर रहे थे, x + 5 से, एक बार में क्या आएगा, x + 4 - 1, देख लो डिग्री क्या आ गई इसकी, 1 0। 0। तो सर अपने से कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी मैंने क्या बोला, इसमें हर बच्चे का अलग आंसर आएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx = डिग्री ऑफ rx, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये थर्ड पार्ट तो समझ में आ गया ना आपको, कि डिग्री ऑफ सर rx, पूरा बता दीजिए थर्ड वाला। चलो, डिग्री ऑफ rx यस 0 होना चाहिए। 0 का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे 5 है तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × x⁻0, तो डिग्री 0 होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने px को x + 5 मान लिया,
QX को सॉरी GX को x + 4 मान लिया तो रिमाइंडर 1 आ गया, कांस्टेंट आ गया, है ना। आप यहाँ पर x + 5 की जगह कुछ भी मान सकते थे, s + 9 मान लेते तो रिमाइंडर 5 आ जाता है। x + 15 मानते तो x रिमाइंडर + 11 6 आता भी है। कुछ भी मान लो, 4 से ज्यादा मान लेते है ना, तो उससे कम भी मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आ जाता तो भी डिग्री इसकी 0 ही रहती। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर किसी भी हालत में कांस्टेंट नंबर लाना है ना। तो आप मतलब चाहो जो तो वे डिग्री है वो हाँ, कांस्टेंट है। देखो डिग्री 0 का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर, केवल कांस्टेंट नंबर की ही तो डिग्री 0 होती कांस्टेंट है नंबर। ना। 5 6 कुछ भी आ जाए, आप चाहो तो यहाँ x² + 4 और x² + 5 मान लेते तो भी सेम आंसर आता, x³ + 4 और x³ + 5 मानते तो भी सेम आंसर आता। आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। यस सर। अब यही जो है, चलो एक बार वो थर्ड का एक और एग्जांपल दीजिए, हम लोग सॉल्व करें। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। px को मान लो x³ - 7 मान लो, और gx को मान लो आप क्या मानेंगे, चलो कुछ अलग मानते हैं ना, तो x³ + 1 मान लो, ऐसा कुछ मान लो। अब देखो x³ + 1 माना, ये हो गया x³ - 7, 1 टाइम्स x³ + 1, ये माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल, माइनस -8, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 सॉरी 0। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो तो कि बस रिमाइंडर कांस्टेंट सर। आना चाहिए ना, क्या जिससे चीज, डिग्री 0 आ जाए। हाँ एक सर आपको, रिमाइंडर कांस्टेंट आना चाहिए। हाँ आपको सिर्फ दिमाग में यही रहे कि वो कांस्टेंट रिमाइंडर ही मेरा, आएगा सर। हाँ आपको ऐसे करना है कि रिमाइंडर आपका कांस्टेंट आए। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पावर रख लो, कुछ भी कॉम्बिनेशन रख लो, ये आपको 0 लाना है ना। मैंने ऊपर वाला सबसे सिंपल क्यों लिया, क्योंकि जब मुझे 1 ही लाना है, या मतलब जब कांस्टेंट ही लाना है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन क्यों क्रिएट करें। सबसे आसान वाला ले लो। यस। आपको लगता है कि x⁴ लेना चाहिए, आप उसको भी ले लो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपका कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। अच्छा, ये जो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है वही सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे कि इसकी डिग्री क्या है, QX की डिग्री क्या है, 0। 0। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, QX की डिग्री 0 हो गई, RX की डिग्री भी 0 हो गई। ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ QX = डिग्री ऑफ RX, आ गया, दोनों की डिग्री क्या है, बराबर। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ, ये मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड पार्ट, ये उसका सॉल्यूशन। क्लियर है ये। यस सर। चलो, ये अगर क्लियर है तो इसको सभी को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सर आप एग्जांपल यस दिए, सर। हम लोग सॉल्व करेंगे ना। अच्छा, तुम क्या कहते हो, मैं एग्जांपल क्यों सर। सॉल्व करना चाहते हो, सर। यस बस सर। सर। डिवाइड ही तो करना है चलो सर, दे क्या क्या देंगे एग्जांपल। क्या बोल रहे हो, सर, बोलो। सर ये बोल रही थी सर, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वाला सर एक बार और कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, अभी टाइम है। अच्छा, अभी टाइम है। अच्छा, किस दिन पढ़ाया था मैंने, याद है किसी को, वो टॉपिक किस दिन लिया था, याद है। यस सर, किस 19 तारीख को। 19 तारीख को, चलो को 19 को। चलो 19 को लिया था, तो 19 वाले हाँ, ये आ गया यहाँ से ना, यस सर। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल। जीरो का मतलब समझते हो आप, यस सर। यस यस सर। सर। आपको कोई भी पॉलीनोमियल दे रखा है यस ना। सर। पॉलीनोमियल का मतलब है कि उसमें कांस्टेंट तो होगा ही, वेरिएबल भी होगा, x y u v t कुछ भी रहे, है ना। तो वेरिएबल की वो वैल्यू
जिससे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, उसको हम जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा एग्जांपल लिया, लीनियर। जैसे मान लो ax प्लस बी, तो कोफिशिएंट यहाँ पर x का क्या हो गया, 1, सॉरी a है ना, यस x सर। की कोफिशिएंट a हो गई। अब इसका जीरो निकालने का मतलब क्या है कि x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जब भी ऐसा होता है तो हम ऑपोजिट अप्रोच लगाते हैं, उल्टा अप्रोच लगाते हैं। इसको ध्यान से समझो, उल्टा अप्रोच का मतलब क्या है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि x की जगह वैसी वैल्यू रखूं जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले पूरे पॉलिनोमियल को जीरो मान लूंगा, वहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, यस सर। तो मैंने Yes, क्या sir. वही किया, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो मान लिया, फिर सॉल्व किया तो x ये आ गया। इसका मतलब ये जो है यही रूट है और यही जीरो है ना? ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो तुम देखो क्या b और a क्या है, कोफिशिएंट्स ही तो हैं, कांस्टेंट्स ही तो हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल यस के सर। केस में ये रिलेशन हो जाता है, x = -b/a, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना? अब इस तरीके इसको याद रखना है ना, इसको लिखने का तरीका याद रखना। ये क्या है, ax प्लस b का मतलब क्या हुआ, x का जो हाईएस्ट पावर है ना, यहाँ पर x का तो एक ही पावर है, इसको आप ज्यादा से One. ज्यादा x⁻0 मान सकते हो, यही मानोगे ना। तो x का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमने a माना, ठीक है, और उसके बाद वाले को b माना। ठीक है, ये याद रहा। x और b क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू a, और जो लोएस्ट पावर है या उसके बाद वाला जो सब्सिक्वेंट x का पावर होगा वो हो जाएगा b, उसका कोफिशिएंट। तो x क्या आएगा, -b/a, यानी कि जो हाईएस्ट पावर वाला था ना वो हमेशा नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। चलो इसको याद रखना बिल्कुल दिमाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक की ओर। फिर से देखो क्या कहा था, x का जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को क्या मानेंगे, a, x का उसके बाद वाला जो लोअर पावर है उसके कोफिशिएंट को b, बी। उसके बाद c, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, ये तो fx क्या हो जाएगा, यस सर। ax² + bx + c। अब क्या है कि यहाँ पर आपके पास दो रूट्स होंगे क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है, तो दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, Yes, sir. तो मान लिया वो सॉल्यूशंस क्या हैं, अल्फा और बीटा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लैम्डा × x - अल्फा × x - बीटा, है ना? सर तो हम लेमडा को के भी तो मान। अभी और आपका सर नाम क्या x है, अच्छा माइनस बताओ अल्फा तुम्हारा और नाम x क्या है, माइनस बीटा तुम्हारा नाम क्या है, रहे हैं। तुम तो नाम बताओ। हेलो, हेलो। Yes, sir. हाँ, जिसने पूछा मेरे से लैम्डा के रखते हैं, अपना नाम बताओ एक बार। आकांक्षा। चलो मैं लैम्डा की जगह यहाँ पर आकांक्षा रख देता हूँ, तो भी सही है, क्या फर्क पड़ता है। लैम्डा तो हमने इसलिए रखा है क्योंकि ग्रीक वर्ड है, तो हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा इसी के टर्म्स में बात करते हैं। और आप इसको लैम्डा की जगह आकांक्षा रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आकांक्षा की वैल्यू मान लो 5 आ जाएगी लास्ट में, तो 5 रख देना। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पर लैम्डा कोई बहुत बड़ा ऐसा कंसर्न नहीं है हमारे लिए कि लैम्डा रखा या ए रखा या एक्स रखा। हमने लैम्डा क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऑलरेडी यहाँ पर आते रहते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी सी डी कहीं के भी आ जाएगा, तो अल्फाबेट्स यहाँ पर आते रहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि लैम्डा कुछ अलग चीज है और के रख दोगे तो आंसर अलग आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर वो कांस्टेंट होता है ना। हाँ, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो वैल्यू देगा सर वो। अभी तो ये वेरिएबल है ना, हमें थोड़ी पता उसकी वैल्यू क्या कितनी है, उसकी कई सारी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, उसकी कुछ भी सर वैल्यू आ सकती है। हम बोलो सर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्यों कर रहे हैं? सर मैं बताऊं, हाँ बताओ, वेरी गुड। सर वो फैक्टर थ्योरम की वजह से किया गया है। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर्स हुए ना, तो उन दोनों को इंटू कर देंगे तो वो पी एफ एक्स आ जाएगा।
चलो मैं यहाँ पर एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं सर आया- आप भी बता दीजिए। ठीक है, नहीं आया तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो हम क्या कह रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, इसके जीरोस को निकालना चाहते हैं, है ना? हम यानी कि वो वैल्यूज निकालना चाहते हैं, सॉरी fx इज इक्वल टू ये है। अब अल्फा और बीटा का मतलब क्या है कि x की जगह जब मैं अल्फा रखूंगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, रूट्स का मतलब यही होता है। ये क्लियर है? यस सर। फिर x की जगह जब मैं बीटा रखूंगा तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0। ठीक है ना? यानी x की वैल्यू अल्फा रखूं तब भी ये पूरा का पूरा fx 0 आ जाएगा, x की जगह बीटा रखूंगा तब भी ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है आपका? यस सर। चलो, यस सर। तो अब हमने क्या कहा था कि अब हम ऑपोजिट, देखो अल्फा बीटा तो मैंने ऐसे माना है, ऐसा थोड़ी कि आपका क्वेश्चन आया कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा आपको एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा कि इसके दो रूट्स निकालो, तो आपने लिख दिया कि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे और यहाँ पर आंसर लिख दिया। ऐसा थोड़ी होगा, आपको तो सॉल्व करना होगा ना। तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा माना है, पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। जैसे आप क्वेश्चन में मानते हो ना कि कुछ सॉल्व करना है, आपने मान लिया लेट हिज एज बी x, तो आप थोड़ी लिख देते हो कि x इज आंसर, उसका एज x, ऐसा थोड़ी होता है। x की वैल्यू निकालोगे ना 10 साल 15 साल, यहाँ पर भी वैसा ही है। तो अल्फा Yes, बीटा sir. तो हमने माना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि हम यहाँ पर रिवर्स अप्रोच अपनाते हैं, यानी x की वो वैल्यूज जिनके लिए ये 0 हो जाए उसको निकालने की बजाय इसको ही 0 कर देते हैं, और फिर क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी वो वैल्यूज हमारी वैल्यूज हो जाती है। ठीक है, पहले इसको 0 करते हैं, वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अगर ये समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये और यहाँ से Yes. x की दो वैल्यू निकलेंगे। इसको ऐसे लिखने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सुनो पहले ध्यान से, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ऐसा क्यों लिखा कि मुझे ये पता है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा दो वैल्यूज होंगी, कम से कम दो वैल्यू, सॉरी मतलब ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यूज होंगी जिनके चलते ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा कि हम क्या करें, दो नंबर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो a 0 हो जाएगा, या तो b 0 हो जाएगा, या फिर दोनों 0 हो जाएंगे, दोनों 0। है ना? तो इसको 0 लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अल्फा और बीटा अपने आप एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से, है ना? अल्फा और बीटा, तुम क्या कर रहे हो, मानो तुम इसी को ऐसे लिख रहे हो, तो अल्फा और बीटा तो खुद ही एडजस्ट कर लेंगे ना अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पर, अल्फा इंटू एक्स और बीटा इंटू एक्स, यानी इस तरह से आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये दोनों क्या है, आप कह रहे हो कि दोनों सेम है, एक्स पर यहाँ आ गया, एक्स पर यहाँ भी आ गया, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, कांस्टेंट यहाँ भी है, कांस्टेंट यहाँ भी है। तो ये अपने आप अल्फा बीटा अपने वैल्यूज को एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में आई है? और इसी को ऐसे फैक्टराइज करके Yes, लिख sir. सकते हैं, है ना? इसी को ऐसे फैक्टराइज करके लिखते हैं। तो अब वो बताओ कि अब हम यहाँ पर कांस्टेंट, या आप के कह रहे हो तो चलो के ही लिख देता हूँ। ऐसे क्यों लिखा, ये तो समझ में आ गया होगा ना, कि इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्यों लिखा। Yes. के से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू अगर 0 आ गई है मान लो, तो 5 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ये तो मैंने आंसर ही लिख दिया, 0. ऐसे लिख दिया। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
सर 0 ही आएगी ना, 0 5 आएगी। into 0 अच्छा 5 की जगह मैंने 10 रख दिया तो 0 ही आएगी। 0 कुछ भी रख दिया यहाँ पर तो 0 ही आएगा क्योंकि ये 0 है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो इनिशियल क्वेश्चन था आप कह रहे हो कि ax² + bx + c 0 है। आप ये थोड़ी कंफर्म कर सकते हो कि आपने इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाला होगा। मतलब कि मान लो कि आपको क्वेश्चन फाइनली आपका आ रहा है ऐसा x² प्लस मान लो 2x + 1 = 0 आ रहा है सपोज। तो आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन ओरिजिनली 5x² + 10x + 5 = 0 नहीं था? हो सकता है ऐसा था। यहाँ से भी 5 बार निकालोगे तो यही तो आएगा। यस सर। दिस इंटू दिस 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। 5 तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा कि यही 0 था, है ना? समझ में आया? यस सर। तो आपका जो क्वेश्चन है आपको एग्जैक्टली नहीं पता ना कि ये क्वेश्चन ये था या सम मल्टीपल ऑफ था, कुछ भी था। कुछ भी अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ भी मल्टीपल होता तब भी तो वेल आपका फाइनल इक्वेशन यही आता, क्योंकि कांस्टेंट जो है यस वो तो 0 हो नहीं सकता। तो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो ना a × b = 0। अब a की वैल्यू आप कह रहे हो कि 5 है तो सही सी बात है ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा ना। तो आपने लिख दिया b = 0, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि यहाँ पर 5 था या नहीं था। तो आपको नहीं पता है तो आपने यहाँ पर k रख दिया। इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सभी इसका सॉल्यूशन होंगे, सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 10 रहे, वो सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे और अगर बी 0 है तो कांस्टेंट इंटू बी हमेशा 0 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा हमें पता है, लेकिन उसके आगे कुछ नंबर था या नहीं था ये हमें नहीं पता है। तो हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रक्चर तो यही हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। और ये सिर्फ बाहर है, ये 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह के आपको अनगिनत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को। ये समझ में आया आपको बिल्कुल? यस सर। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि कर क्या रहे थे। इसको यहाँ पर किया था λ × x - α × x - बीटा। फिर इसको हमने एक्सपेंड किया था ऐसे, और फिर ये आइडेंटिटी है। हमने कहा था ना कि इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना, इसी को ऐसे लिख रहे हैं। तो जब एक ही चीज को दूसरे तरीके से लिख रहे हो आप तो उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। उन दोनों को कंपेयर किया तो आपको देखो क्या आ गया, a जो था वो लैम्डा आ गया, और देखो सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है आपका c/a। ठीक है, फिर जब आप पॉलिनोमियल जब क्यूबिक के बारे में जाओगे तो उसको ऐसे लिख दोगे ax³ + bx² + cx + d। उसको ऐसे लिख दिया k × x - α × x - बीटा × x - गामा, क्योंकि यहाँ पर 3 रूट्स हैं, पावर 3 है। इसका जब सम करोगे तो फिर से देखो -b/a आएगा। फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो c/a आएगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो -d/a आएगा। ये क्लियर हो गया आपको?